मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 दिन तक चली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हो गया। समिट में देश के निवेशकों ने 30,77,000 करोड़ के निवेश के करार किए हैं। समिट के समापन समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि जल्दी ही ये सभी करार धरातल पर उतरेंगे। सातों रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को मिला करके और अभी तक का जो आंकड़ा आया है, हमारे पास कुल 30,77,000 करोड़ के निवेशकों के यहाँ एमओयू हुए हैं। जीआईएस के समापन सत्र को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश को 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित देश और 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। मध्य प्रदेश की ये समिट दोनों लक्ष्यों को साकार करने में सहायक होगी। उन्होंने कहा कि कोई एक सरकार देश का विकास नहीं कर सकती। शाह ने कहा कि समिट में लोकल और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के कई डायमेंशन अचीव किए गए हैं। देश में मध्य प्रदेश निवेश के लिए एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बना है। जो मध्य प्रदेश बीमारू राज्य माना जाता था, उसे बीजेपी की सरकार ने 20 साल में बदल कर रख दिया है। अब यहाँ विकास के बड़े काम हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह की कार्य योजना सरकार ने बनाई है, इसमें से अधिकतर एमओयू जमीन पर उतरेंगे। भारत के दिल ऐसे मध्य प्रदेश में है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर बन चुका है। स्किल वर्कफोर्स की एक बड़ी फौज यहाँ पर उपलब्ध है। बेहतरीन इकोसिस्टम भी प्रशासन ने उपलब्ध कराया है। मार्केट का एक्सेस भी मध्य प्रदेश से ज्यादा और कोई राज्य को उपलब्ध नहीं है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 50 देशों से 25,000 से ज्यादा डेलीगेट्स आए। 10 केंद्रीय मंत्रियों ने भी समिट में शिरकत की। निवेशकों ने हर सेक्टर में निवेश का करार किया है। अकेले टेक्नोलॉजी सेक्टर में 78,000 करोड़ और टूरिज्म में 65,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव सरकार को मिले हैं। देखना यह है कि यह समिट मध्य प्रदेश को औद्योगिक विकास की राह में किस मंजिल तक पहुंचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। निवेश के महाकुंभ का आज समापन हो गया है। उसकी चर्चा को विस्तार से उसके पहले एक नजर डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। कितनी कामयाब रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025? 30,77,000 करोड़ के करार, विकास को मिलेगी रफ्तार। क्या डबल इंजन सरकार से बढ़ा निवेशकों का भरोसा? मध्य प्रदेश के किस सेक्टर में ग्रोथ के ज़्यादा आसार? तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं। इसमें अभी कृषि के साथ हम दूसरी बात करें कि हेल्थ के मामले में क्या मध्य प्रदेश या भोपाल या इंदौर क्या हेल्थ का सेंटर बन सकता है, हम अगर सेंट्रल इंडिया की बात करें। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग की बात हो सकती है। इसके साथ साथ कृषि के क्षेत्र में अपार संभावना, जिस पर अभी बहुत सारे करार होने बाकी है। ये तो शुरुआती मामला 1 साल का, और 30,77,000 करोड़ का निवेश एक तरह से माइलस्टोन बनेगा मध्य प्रदेश के लिए। चर्चा को हम शुरू करेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी के साथ, जो स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे देवेंद्र विश्वकर्मा, जो अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्र के जानकार हैं, और साथ ही हमारे साथ है चार्टर्ड अकाउंटेंट नवनीत गर्ग जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, चर्चा की शुरुआत इसलिए भी कि कांग्रेस के बहुत सवाल होते हैं और जनता के मन में भी सवाल आता है कि ये इन्वेस्टर्स मीट तो बहुत होती है, सरकार विदेश भी जाती है कि जो इन्वेस्टर्स है वो मध्य प्रदेश में आए और यहाँ के निवेश करें। लेकिन आज की हम बात करें, कल की बात करें, ऐसा पहली बार हुआ कि देश के प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पूरा 1 दिन दिया। हम वैसे तो 2 दिन दिए और 1 रात। और अगर हम इसकी बात करें कि शुरुआत हुई प्रधानमंत्री मोदी जी से और समापन हुआ गृह मंत्री अमित शाह से। और इन्वेस्टर्स के मामले में सबसे बड़ा जो एक केंद्र रहा वो ये आकर्षण का केंद्र कि गौतम अडानी ने 1,10,000 करोड़ के निवेश की बात की है। अब इसका मतलब कि अंबानी का फिगर बढ़ेगा। इसके साथ साथ गोदरेज भी यहाँ थे, फिर टाटा की हम बात करें, इसके अलावा दूसरे बहुत सारे मध्य प्रदेश में जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं। खास बात है डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की कि उन्होंने
मेट्रो सिटी से निकलकर जो हमारे कस्बे में, ज़िले में, संभाग में जो इन्वेस्टर या जो उद्योगपति बन सकते हैं छोटे, उनको भी मौका दिया है। तो मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति इसमें मुझे लगता है कि आशान्वित है। और 2 दिन की जो ये मीट हुई है, समिट हुई है, उसमें कस्बे के भी इन्वेस्टर्स दिखे। आज मैं खुद भी वहाँ गया था, तो मुझको लगा कि जो बच्चों का मामला है, जो स्टार्टअप है, वो बड़ी संख्या में थे। कॉलेज के बच्चे थे जो आईटी पर काम कर रहे हैं, जो इसके अलावा एआई पर काम कर रहे हैं, और मसाला उद्योग तक के लोग आए हैं। इसका मतलब कि बहुत बॉटम लाइन से हम ऊपर तक की बात कर रहे हैं। इस पूरी ग्लोबल समिट की हम बात करें, आपकी राय किस ढंग से देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, मोटे तौर पर मेरी दृष्टि में ये इन्वेस्टर समिट सबसे अलग है और इसमें बहुत सारी उपलब्धियां हैं और विशेषकर कुछ नीतियां बना करके जो नए निर्णय लिए गए हैं वो भी मैं समझता हूं मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाएंगे। उन्होंने अगर उद्योगपतियों को ये आश्वासन दिया है कि फैक्ट्री के साथ साथ वो फैक्ट्री कर्मचारियों के लिए आवास बनाने की भी सुविधा के लिए ज़मीन देंगे, एक अच्छा निर्णय है। दूसरा, मध्य प्रदेश की दृष्टि से अगर देखेंगे, हम आधुनिक विकास की दृष्टि से देखेंगे तो एआई सेक्टर, आईटी सेक्टर, मेट्रो का सेक्टर, हाईवे के निर्माण, ये जो प्रोजेक्ट हैं, ये इस प्रोजेक्ट को इसमें शामिल किया गया है। और 2-3 चीज़, जैसे एक हाउसिंग को भी उन्होंने इसमें कॉलोनाइजर को, वो जो सिस्टम है वो भी शामिल किया है। तीसरी एक बात, इसमें कोऑपरेटिव सेक्टर को उन्होंने शामिल करके कोऑपरेटिव सेक्टर में निवेश का, और दूसरा उन्होंने किसानों को इससे जोड़ा है। और निवेशक किसान को अगर मान लीजिए उसकी मेड़ पर कोई विशिष्ट प्रकार की घास है या अगर उसके खेत में कुछ विशिष्ट प्रकार का उत्पादन करना है तो वो किसानों से टाई अप करके अपना उत्पादन उसमें बढ़ा सकेंगे। तो मैं समझता हूँ ये जो अभी आ रही है, इसमें लगभग 17 लाख रोजगार के भी अवसर सृजित होंगे इसके करके। इसमें कोई शक नहीं कि कई बार जो 100% जितने एमओयू साइन होते हैं वो 100% ज़मीन पर नहीं उतरते, लेकिन इस बार पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश सरकार ने जो ब्यूरोक्रेट्स की, अधिकारियों की और विशेषज्ञों का एक समूह बनाया हुआ है। ये समूह बाकायदा उसका फॉलोअप कर रहा है और ये जो निवेश हुए हैं ये 2 दिन की तैयारी में नहीं हुए, इसमें इस बार पर्याप्त होमवर्क किया है। और इन सब की जो फॉलोअप ग्रुप है उसने उद्योगपतियों से कई दौर की बातचीत करके मसौदा तैयार किया था, उस आधार पर ये आया है। और मैं समझता हूँ निवेशकों के लिए भी मध्य प्रदेश की धरती, यहाँ उपलब्धता पानी की है, धरती की है, वातावरण भी ठीक है, राजनीतिक स्थिरता भी ठीक है, इस कारण से ये हमारे यहाँ आया है। और मैं समझता हूँ इससे मध्य प्रदेश में विकास के नए आयाम, नया अध्याय लिखाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ देवेंद्र विश्वकर्मा जी भी है। देवेंद्र जी, आप अर्थ के जानकार हैं, लेकिन हमारा मानना है कि जो शर्मा जी कह रहे हैं कि ये अगर 30,77,000 करोड़ का मामला बन रहा है निवेशकों के प्रस्ताव का, ये एक दिन का तो नहीं है, पूरे साल भर की मेहनत हम समझते हैं इसमें हुई है। और जो अधिकारियों का रुख इस बार बड़ा पॉजिटिव रहा है। अगर हम बार बार कहते हैं कि अगर नौकरशाही इसमें सकारात्मक होगी तो सरकार की हर योजना भले थोड़ी सी 19-20 हो, लेकिन वो फिर अधिकारी उसको पूरा करेंगे और उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। आज हम इस पर बात करेंगे कि पूरी समिट के 3 चेहरे थे। एक चेहरा नरेंद्र मोदी थे प्रधानमंत्री, दूसरा चेहरा गृह मंत्री अमित शाह थे, और तीसरा चेहरा जाहिर है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। अब प्रदेश में मुख्यमंत्री सबसे खास होता है और देश में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। अब ये 3 जब चेहरे जिस समिट में होंगे उसके सफल होने का तो आप मानिए कि वो तय है। इस बार जो निवेशकों के प्रस्ताव है वो सर्वाधिक जमीन पर उतरेंगे, ऐसा अनुमान है। लेकिन अर्थशास्त्री के नाते आपसे मेरा ये भी सवाल है कि कृषि का जो मामला, मध्य प्रदेश में 80% कृषि आधारित राज्य है। यहाँ जैविक खेती की बात भी होगी, फूड प्रोसेसिंग की बात भी होगी। हमें लगता है कि ये 2 दिन की जो समिट हुई है उसमें कृषि पर फोकस जितनी उम्मीद है उस हिसाब से कम है। इसका मतलब कि मध्य प्रदेश में अब अगली समिट जो भी होगी उसमें आपके पास एक सेक्टर है जिसको हम कृषि कहते हैं। अगर कृषि के मामले में निवेश मध्य प्रदेश में अच्छा हो गया तो फिर हर गांव का व्यक्ति निवेशक होगा और वहाँ के लिखे पढ़े जो बच्चे हैं, जो समझदार बच्चे हैं, जो ग्रेजुएट हुए हैं, वो भी एक तरह से उद्योगपतियों के दर्जे में आ सकते हैं। ऐसा मेरा निजी मानना है, आपकी राय? बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है आपकी। देखिए, कृषि विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन इस कृषि को उद्योग का साथ मिल जाता है, ये बहुत अच्छी होती है। क्योंकि अगर आप देखिए सर्विस सेक्टर भी कृषि के बिना अधूरा है
और बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने कि मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर की अभी बहुत संभावना है। मैं दो छोटे छोटे एग्जांपल देता हूँ। नवंबर माह में आप टमाटर की कीमत देखिए, 10 रुपए के 3 किलो टमाटर मिले हैं। इसी तरह मटर की स्थिति होती है, इसी तरह गन्ने की स्थिति होती है। तो अगर हमारे यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होगी, कृषि क्षेत्र में उद्योग नहीं आएंगे, कृषि की वस्तुओं कन्वर्ट नहीं होंगे, उनका निर्यात नहीं होगा, तो कृषि किसानों के लिए भी घाटा होता है, प्रदेश सरकार के लिए भी घाटा होता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले बधाई दूंगा, वो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में तो चेंज होने ही चाहिए। कोई नए नए आप फॉर्मूला लाइए, नई नई चीज लाइए, उससे बहुत कुछ अच्छा निकल के आ रहा है। देखिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, पूरे देश में जा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं, और अगर मध्य प्रदेश में पैसा आता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। पैसा आएगा, उद्योग लगेंगे, एम्प्लॉयमेंट आएगा, सरकार को टैक्स मिलेगा, पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी, सरकार की जीडीपी बढ़ेगी। ये बहुत अच्छी उपलब्धि है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। और ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ कि 25% हम सफल होंगे, 30% सफल होंगे, लेकिन ये प्रोसेस धीरे धीरे बढ़ेगी। और ये बहुत ही अच्छी चीज है। और कृषि क्षेत्र में तो, टूरिज्म के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। टूरिज्म में मध्य प्रदेश में रोजगार की बहुत संभावना है। सबसे अच्छी बात है कि सरकार ने सबसे अच्छा काम किया, बेसिक डेवलपमेंट किया है। सड़क, बिजली, पानी की आज समस्या नहीं है। आज इस सरकार ने एक और बहुत अच्छी काम किया है कि उद्योगपति और प्रशासन को लाकर साथ साथ बैठाया है। देखिए उद्योगपति प्रदेश में आना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन की ऐसी नीति है कि बेचारे उद्योगपति परेशान हो जाते हैं। उनकी पॉलिसीज ऐसी है, उनके रजिस्ट्रेशन पॉलिसी ऐसी है, लाइसेंस पॉलिसी ऐसी है कि इतना बेचारे चक्कर लगाते हैं कि वो वापस चले जाते हैं। तो सरकार ने एक प्लेटफॉर्म पे उद्योगपतियों को भी लाया, एक प्लेटफॉर्म पे प्रशासन को भी लाया, और सरकार ने बोला कि उद्योगपति आप बताइए आपकी क्या समस्या है, और प्रशासन से बोले कि आप इसको सॉल्व करिए। तो मैं मानता हूं ये बहुत ही अच्छी उपलब्धि है, और मध्य प्रदेश के ग्रोथ में बहुत ही अच्छी संभावना इससे दिख रही है। एम्प्लॉयमेंट आएगा, और जो हमारा ट्रैवल सेक्टर है, जो हम जानते हैं कि आज भी हमारे यहाँ पे ट्रैवल क्षेत्र में 21% पॉपुलेशन है, एससी क्षेत्र में हम देखें तो 15% पॉपुलेशन है। अगर जबलपुर में इतनी इंडस्ट्रीज आते हैं, हम बोलते हैं इसका 25% भी आ जाए, 20% भी आ जाएगा, तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि होगी, और इसको सरकार को भी इससे बहुत फायदा होने वाला है। ठीक बात है। तो चलिए, हम सबकी राय जो है वो सरकार की राय से मेल खा रही है, और अगर जो उद्योगपति जिन्होंने जो वादे किए हैं, सरकार के जो दावे हैं, अगर वो ज़मीन पर 50% भी उतरते हैं तो इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नवनीत जी, सारा मामला इतना है कि 30 लाख करोड़ की बात हो रही है, और उसमें रोज़गार जो मिलेगा वो 21 लाख से ऊपर का मिलेगा। अभी जो सरकार के पास मोटा मोटा आंकड़ा 2 दिन से निकल कर आया वो है कि 21,40,000 लोगों को रोज़गार मिलेगा। मैं इसमें सिर्फ 4 सेक्टर की बात कर रहा हूँ। रीजनल जो इंडस्ट्री है उसमें 2,34,000 करोड़ का निवेश के प्रस्ताव मिले हैं सरकार को। इंटरैक्टिव सेशन की हम बात करें, जो बातचीत हुई है उसमें 1,82,00,000 के सरकार को प्रस्ताव मिले हैं। और GIS की बात करें, ग्लोबल इन्वेस्टर जो समिट में जो विदेशी मेहमान भी आए थे, अगर उन सब की हम बात करें तो उनसे जो प्रस्ताव मिले वो 26,61,000 करोड़ के प्रस्ताव मिले हैं। इसमें सब मिलाकर हम बात करें तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स के जरिए 17,34,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इंटरैक्टिव सेशन में जो बात हुई है उसमें 1,32,000 करोड़ 1,32,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, और रीजनल इंडस्ट्री की बात करें तो 2 लाख, करीब 2.25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये संकेत तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन जो बात सब कह रहे हैं कि अगर सरकार के जो अधिकारी हैं वो पॉजिटिव हुए तो फिर सरकार जो चाहती है उससे ज़्यादा बहुत मिल सकता है। आपके बाद में रमेश जी से पूछूंगा, वो उसको ज़्यादा विस्तार से बताएंगे। लेकिन इस पूरे मामले को 2 दिन में जो निकल कर आया है, ये साल भर की मेहनत है डॉक्टर मोहन यादव सरकार की, और इसमें 4 चांद लगाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति और समापन में अमित शाह की मौजूदगी ने। आपकी राय? देखिए, निश्चित रूप से आपने बात की रोजगार की, कि जब भी कोई इंडस्ट्री लगती है तो इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो केवल ये नहीं है कि एक उद्योगपति प्रदेश में आएगा और प्रदेश में आने के बाद में केवल उसने अपना एक उद्योग लगाया और उसको ही केवल मुनाफा होगा। उस क्षेत्र के जो लोकल लोग हैं उन लोगों को एक बड़ा रोजगार वहाँ पर मिलता है। जैसे भोपाल तो इस बात से बिल्कुल चित परिचित है, जैसे BHEL हमारे यहाँ एक यूनिट है, तो भोपाल की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के माध्यम से चलता है। उसकी एक पूरी की पूरी एंसिलरी यूनिट की एक गोविंदपुरा जो इंडस्ट्रियल एरिया है वैसा है। सिमिलरली यहाँ पर अभी जो बात की जा रही है, करीब 30 लाख करोड़ के MOUs हुए हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ आने वाली हैं,
और अभी जो आपने आंकड़े बताए उसमें एक बहुत अच्छी बात ये निकल करके सामने आ रही है, जो विदेशी निवेशक हैं उसका 30 लाख करोड़ में से करीब 26 लाख करोड़ का हिस्सा विदेशी निवेशक का है। जी, आप देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में लोग आकर के निवेश करें, बहुत अच्छी बात है। उसमें से जो हमारे देश के हैं वो तो करें ही करें, लेकिन अगर विदेशी निवेश लेकर के आ रहे हैं तो विदेशी निवेश जो है ना केवल प्रदेश सरकार की प्राथमिकता होती है, ये हमारे देश की केंद्र सरकार की भी प्राथमिकता होती है। केंद्र सरकार भी ये चाहती है कि विदेशों से निवेशक आकर के भारत में निवेश करें, और मध्य प्रदेश अगर उनके लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन बनता है तो ये तो सोने पर सुहागा जैसी बात होगी। और खासकर मध्य प्रदेश में देखिए, हमारी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, हम ज्योग्राफिकल लिहाज से देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ज़मीन एक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जो कि बाकी के जो दूसरे विकसित राज्य हैं, हम उसमें गुजरात ले लें, तमिलनाडु ले लें, महाराष्ट्र ले लें, उनके पास ज़मीन की उपलब्धता उतनी नहीं है। और साथ ही साथ क्योंकि हमारे जो युवा हैं, आप देखिए आज हर घर से दूसरा व्यक्ति प्रदेश के बाहर जाकर के नौकरी करता है। उसका कारण यह है कि स्किल तो है, लेकिन यहाँ पर रोजगार के उतने अवसर नहीं है। अब ये जब निवेश यहाँ पर आएगा तो निवेश आने पर वो जो हमारे युवा हैं जो बाहर जाकर के अपना रोजगार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बाहर जाकर के रोजगार नहीं ढूंढना पड़ेगा, उनको अपने प्रदेश में अपने घर में ही रोजगार मिल जाएगा। तो हर कोई चाहता है कि अपने घर में रह करके काम करे, लेकिन मजबूरियां होती हैं कि जब उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से अभी ये जो GIS है, ये एक मील का पत्थर साबित होने वाला है, ना केवल प्रदेश के विकास में बल्कि देश के आर्थिक विकास में भी। इसका एक बड़ा इतिहास में शायद कभी हम इसको याद करेंगे कि 2025 में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी भोपाल में। बिल्कुल। उसने प्रदेश और देश की दशा और दिशा बदल दी। बिल्कुल। अभी जो मैंने आंकड़ा बताया था वो GIS के 2 दिन के समिट का है कि जिसमें 26,61,000 करोड़ का मसला है। और जो मैंने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की बात की है और इंटर एक्शन की जो सेशन की बात हुई है, उसको मिलाया तो इसमें 26 लाख विदेशी निवेशक नहीं है, इसमें देश के लोग भी शामिल हैं। लेकिन चूंकि इस समिट का जो पूरा जैसे कहते हैं कि लब्बो-लुआब है, वो 26,61,000 करोड़ का आया। लेकिन 2 सेशन जो हुए हैं, इंटरएक्टिव सेशन की हम बात करें और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की बात करें, तो उनको मिलाकर ये आंकड़ा 30 लाख से ऊपर जा रहा है। लेकिन शर्मा जी, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि कृषि तो अपनी जगह है, लेकिन कृषि के साथ साथ टेक्सटाइल की बात भी हो रही है। मध्य प्रदेश में कपास का उत्पादन भी होता है। एक ज़माने में कहते थे कि मध्य प्रदेश का जो इंदौर है वो टेक्सटाइल के मामले में अहमदाबाद के बाद दूसरे नंबर पर आता है। और उस वजह से अलग बात है कि सरकार की नीतियाँ बीच बीच में बदली और इंदौर का जो टेक्सटाइल का जो पूरा जो सीन था वो बदल गया। लेकिन अब जो सरकारों का जोर है वो फिर इस बात पर है कि टेक्सटाइल जो उद्योग है, कॉटन उद्योग की बात करें, वो बढ़ चढ़ कर आया। लेकिन कृषि के मामले में सबसे अपार संभावना है, क्योंकि जो बात नवनीत जी कह रहे थे कि हर बच्चा लिखा पढ़ा लेकिन वो बाहर जाता है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की खास बात है कि इसने पूरे उद्योग के मामले को गांव तक लेकर गए हैं। अब गांव के जो बच्चे जो लिखे पढ़े हैं, जो शहरों में जिन्होंने BE किया है, BTech किया है, वो भी अपने अपने स्टार्टअप बना रहे हैं, वो छोटे छोटे काम कर रहे हैं। और उसके चलते हमें लग रहा है कि अब लोगों के मन में नौकरी पाने के बजाय नौकरी देने वाला जो भाव है वो आएगा। क्योंकि अगर स्टार्टअप में बच्चे पढ़ाई करने के बाद नौकरी ना करके अपना काम शुरू करेंगे तो जाहिर है कि वो सरकार से नौकरी तो मांगेंगे नहीं, वो 2-4 बच्चों को नौकरी और देंगे। तो ये एक बड़ा बदलाव हमको आने वाले कुछ सालों में दिखेगा मध्य प्रदेश में। जी, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। भारत की जो अर्थव्यवस्था रही है और अर्थव्यवस्था के आधार पर अगर वो सोने की चिड़िया रहा है तो वो कहीं ना कहीं स्वरोजगारी रहा है। हमारे यहाँ नौकरी की परंपरा बहुत कम रही है। हर व्यक्ति किसी न किसी शिल्प में, किसी प्रतिभा में, किसी कौशल का में रहा है। तो मैं समझता हूँ वो जो मोदी जी का एक नारा है लोकल फॉर वोकल पर, जो एक उनका नारा है, मैं समझता हूँ ये ग्लोबल समिट जिसमें चूंकि किसानों को उन्होंने जोड़ा है, वो किसान को जोड़ करके कहा भी है मोहन यादव जी ने कई बार कि अब गांव के बच्चों को बाहर नौकरी के लिए नहीं जाना पड़ेगा, उनको गांव में ही रोजगार सुलभ होगा। तो स्वाभाविक रूप से कृषि आधारित या स्थानीय जो खनिज आधारित या स्थानीय और विशेषताओं के आधारित जो वस्तुएं हैं उसका स्थानीय उत्पादन बढ़ेगा। और स्थानीय उत्पादन बढ़ने के साथ साथ जो इंसिलरी डेवलप होंगी। और इससे इन्वेस्टर्स मीट में एक बात और है राघवन जी, इसमें कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने असेंबल के लिए अपनी तैयारी की है। तो उसमें अगर ये असेंबल वाला सिस्टम थोड़ा सा जोर पकड़ा तो गांव में मैं समझता हूँ कुटीर उद्योग या छोटे उद्योग जिस आधार पर चीन विकसित हुआ, चीन में चूंकि घरों में छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ शुरू हुई, उसके बाद असेंबलिंग शुरू हुई, उसकी लागत कम पड़ती थी। चूँकि बड़ी इंडस्ट्री डालने में ज़मीन भी चाहिए और बहुत साधन भी चाहिए और कर्मचारी भी चाहिए। तो लेकिन अगर घर घर छोटी छोटी मान लीजिए एक मोबाइल बनाना है
तो कोई उसकी बैटरी बना दे, कोई उसकी कवर बना दे, कोई उसकी और चीज़ों को बना दे, तो वो जो फिर असेंबल हो करके, तो इस इन्वेस्टर्स मीट में ये असेंबलिंग को भी उन्होंने ध्यान जोड़ा गया है। तो मैं समझता हूँ इससे स्वरोजगार के अवसर, प्रत्यक्ष रोजगार तो उपलब्ध होगा ही, परोक्ष रोजगार के अवसर भी इस पे बहुत उपलब्ध होंगे। तो मैं समझता हूँ ये इस मामले में हमको थोड़ा सा देखना भी है। इसमें जो क्रियान्वयन की टीम है उसकी सक्रियता, उस समाज की जागरूकता, इन दोनों की भी आवश्यकता राघवेंद्र जी है इसमें। जी बिल्कुल, क्रियान्वयन की टीम की तो परीक्षा है, हमें लगता है कि प्लानिंग तो हो गई है, अब क्रियान्वयन की टीम जो है उसकी अग्नि परीक्षा है। अगर वो सफल होती है तो फिर ये सारे सपने साकार हो जाएंगे। विश्वनाथ जी, मैं सिर्फ आपसे एक दो मुद्दे पर जरूर बात करना चाहूँगा कि अब धार्मिक पर्यटन की बात भी हो रही है। अब देखिए कि प्रयागराज का कुंभ 65 लाख के करोड़ के आसपास लोग पहुँचे हैं। जाहिर है कि उस पूरे प्रयागराज की जो अर्थव्यवस्था बदल जाएगी। वहाँ करीब 2.5 लाख करोड़ का बिजनेस हुआ है। उसके साथ फिर देखिए, आप प्रयागराज अगर गए तो काशी भी गए, वहाँ से अयोध्या भी गए हैं, तो एक व्यक्ति ने अगर 2,000 रुपये भी खर्च किए हैं तो 65 करोड़ को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना होगा। ये तो हम मामूली बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में उज्जैन की हम बात करें, ओंकारेश्वर की बात करें, महेश्वर की बात करें, अमरकंटक की बात करें, दतिया पीठ की बात करें, खजुराहो की बात करें, फिर ओरछा के राम राजा मंदिर की बात करें, तो ये एक सर्किट बनता है पूरा धार्मिक। इसके साथ साथ टूरिज्म की बात भी हो रही है और मेडिकल टूरिज्म की बात भी मैं करना चाहता हूँ। एजुकेशन हब की बात तो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन अगर मेडिकल टूरिज्म में सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश की हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है वो कनेक्टिविटी के हिसाब से भी है। रेल मार्ग, सड़क मार्ग, सिर्फ एक कमजोरी है वो हवाई मार्ग की है। अगर एयर कनेक्टिविटी बढ़ जाती है तो फिर मध्य प्रदेश की बहुत सारे मामले में मेरा कहना कि बल्ले बल्ले हो जाएगी। आपकी राय, सरकार एयर कनेक्टिविटी पर भी अगर ध्यान देगी तो ये जो सारे हम उद्योग की बात कर रहे हैं, टूरिज्म की बात कर रहे हैं, धार्मिक टूरिज्म की बात कर रहे हैं, कपास की बात कर रहे हैं, टेक्सटाइल की, ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि अभी सपने की तरह हैं, लेकिन कल वो जरूर साकार होंगे, ऐसा लगता है। आपकी बहुत संक्षेप में राय। बहुत अच्छी बात की। देखिए, हमारा जो भारतीय इकोनॉमी मॉडल था, है ना, जो आपने बातचीत की, वो भारतीय इकोनॉमी मॉडल था। हम रूरल इकोनॉमी की बात करते थे, हम मेले की बात करते थे, महाकुंभ की बात करते थे। तो ये छोटे छोटे जो माध्यम ग्राम पंचायतों में भी जो मड़ी लगती थी, ये हमारी ग्राम पंचायत की अर्थव्यवस्था मजबूत करती थी। अगर महाकुंभ होता तो भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। देखिए, एक 2 व्हीलर चलाने वाला, एक होंडा चलाने वाला व्यक्ति भी एक दिन में 10-10 हजार रुपए उसने कमाए वहां पर। एक दातून बेचने वाले व्यक्ति ने भी कमाए, एक फुग्गे बेचने वाली। तो ये जो इकोनॉमी होना चाहिए। देखिए, मैं सबसे बड़ी आपको बात बताना चाहूँ, आज एक आर्थिक महायुद्ध पूरे विश्व में चल रहा है। अमेरिका परेशान है। अमेरिका कहता है कि हमारी चीज आप खरीदिए। वो दूसरे देशों पे दबाव बना रहा है। चाइना एशिया पे दबाव बना रहा है, रशिया बना रहा है। लेकिन जो ये समिट हुई है, ये नेशनलिज्म को बढ़ावा देती है, हमारे राष्ट्रीय उद्योग को बढ़ा देती है। इससे क्या होगा कि जो विदेशी कंपनी भारत पे हमला करना चाहती, भारत की इकोनॉमी पे हमला करना चाहती, वो नहीं कर पाएंगी। हम नेशनल लेवल पे स्ट्रांग हो रहे हैं और ये हमको ग्रामीण लेवल पे भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। देखिए, अगर भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना बड़ा मार्केट है, और इस मार्केट का उपयोग अगर अमेरिका करता है, चाइना करता है, रशिया करता है, तो भारत के लिए दुर्भाग्य की बात होगी। तो जो शासन कर रही है कि इस मार्केट का उपयोग भारत के लिए करेगा, भारत के युवाओं के लिए करेगा, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए करेगा। भारत को आर्थिक महाशक्ति बनना है। हम विकसित भारत से भी बड़ी सोच करने वाले हैं। और आर्थिक महाशक्ति कब बनेंगे कि भारत के उद्योग भारत में तो काम करेंगे, लेकिन वो निर्यात करके विदेशी निवेश के माध्यम से अन्य देशों में भी जाकर पैसा देश के अंदर लाएंगे। आज स्थिति एशिया की क्या है कि चीन देखिए, नेपाल में चीन, पाकिस्तान में चीन, बांग्लादेश में चीन। तो हमको भारत के अंदर तो स्ट्रांग होना ही होना है, एशिया में स्ट्रांग होना है, और एशिया के बाद हमको बाहर जाना है, क्योंकि भारत का मार्केट बहुत बड़ा है। इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। मैं 3 चीज और आपको बोलूंगा, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोलिंग। मैं आपसे जी जल्दी से पूरी बात करें, समय की अगर सरकार ने प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोलिंग कर ली तो मुझे लगता है इस मीट का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। केवल हमने ऐसा करके छोड़ना नहीं है, हमको मंथली प्लानिंग करना है, हमको मॉनिटरिंग करना है। ऐसा ना हो कि उद्योगपति सरकार की नीतियों का फायदा उठाकर चले जाए, मशीन लेकर चले जाए और हमारे युवा को रोजगार ना मिल पाए। लोकल स्तर पे हम कैसे मजबूत होंगे? मध्य प्रदेश में जो अगर कोई इंडस्ट्री जाएगी तो सरकार को टैक्स कैसे मिलेगा, सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत होगा, हमारे मध्य प्रदेश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा। एक और चीज बोलूंगा, सरकार को अपने सेक्टर भी खोलना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के अंदर 75% आज भी विश्वविद्यालयों में टीचर की आवश्यकता है।
आज रेलवे में पद खाली, तो सरकार को प्राइवेट सेक्टर के अलावा गवर्नमेंट सेक्टर को भी खोलने की आवश्यकता है ठीक और बात है। ब्यूरोक्रेट्स को टाइट करने की आवश्यकता है। ये ना हो जाए कि ये सब कुछ ब्यूरोक्रेट्स के हवाले छोड़ दें और लास्ट का परिणाम क्या होगा हम सब जानते हैं। इसलिए सरकार को सतत बिल्कुल मॉनिटरिंग करने की बिल्कुल आवश्यकता है। विश्वकर्मा जी, सरकार की जिम्मेदारी कि वो ब्यूरोक्रेट्स की भी निगरानी करे और जो उद्योगकार हैं उनकी भी एक तरह से उन पर नजर बनाए कि वो उनकी अपने मदद करे। अपने वादे को पूरा कर रहा है कि बिल्कुल। नहीं कर रहा है या कितनी गति बिल्कुल। से काम कर रहा है। नवनीत जी, बिल्कुल। आपकी इस पर आए। देखिए, निश्चित रूप से ये बात तो बिल्कुल तय है कि जब भी कोई नया उद्यमी मध्य प्रदेश में आता है तो वो ये चाहता है कि उसको एक रेड कारपेट वेलकम मिले। शासन की नीतियां इस तरीके की हों जहां पर उसको अपना उद्योग लगाने में मदद मिले। खासकर ब्यूरोक्रेसी की अभी बात चल रही है, तो ब्यूरोक्रेसी में कई बार इस तरीके की एक ब्यूरोक्रेट्स के सामने एक समस्या होती है। एक तो शासन का जो रेवेन्यू है उसको सुरक्षित करना और दूसरी तरफ जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना, तो उनके बीच में बैलेंस कर पाना बड़ा एक कठिन कार्य होता है किसी भी ब्यूरोक्रेट के सामने। और हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करते हुए मुझे लगता है कि बैलेंस बनाने में सक्षम होंगे कि जब भी कोई नई इंडस्ट्री हमारे यहाँ आएगी तो इंडस्ट्री आते हुए उसको जितने भी सारे लाइसेंसेस चाहिए होते हैं, तो पॉलिसी लेवल पे ये निर्णय होना चाहिए कि कुछ जो लाइसेंसेस हैं उनमें कमी की जाए, जो अनावश्यक लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट है उनको खत्म किया जाए, उनको सही समय पे लाइसेंस मिल जाए, उनको इंडस्ट्री लगाने में बड़ी मदद मिले और साथ ही साथ मध्य प्रदेश शासन का रेवेन्यू भी सुरक्षित हो। जैसा कि विश्वकर्मा साहब बता रहे थे कि कोई ऐसा ना हो कि कोई उद्यमी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में आए और शासन की नीतियों का गलत फायदा उठा करके चला जाए, वो भी निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए। उद्योगपति तो फायदा उठाकर जाएगा ही क्योंकि वो धंधा कर रहा है और सरकार का काम है कि अगर 100 में से 10 उद्योगपति लाभ भी लेते हैं तो वो ले लें। लेकिन अभी तक जो हमारे पास आंकड़े हैं वो ये कि लगभग 50 ऐसे सेक्टर हैं जिसमें सरकार को निवेश के जो है प्रस्ताव मिले। एमएसएमई की बात करें तो उसमें 8 है, तकनीकी शिक्षा की बात करें और कौशल की बात करें तो उसमें 4 है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की बात करें तो उसमें 8 निवेशक इसमें आए हुए हैं और विज्ञान प्रौद्योगिकी की बात करें तो इसमें लगभग संख्या इसमें 6 जाती है। लेकिन कंपनियों की बात करें तो अडानी से लेकर रामदास वर्मा एंड कंपनी तक की बात करें, बिरला की बात करें तो लगभग सबसे ज़्यादा 12 इसमें कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने प्रस्ताव दिए हैं और रीवा, जबलपुर, उज्जैन, शहडोल से लेकर आप समझिए कि भोपाल और इंदौर और निमाड़ तक के इसमें मामले आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि आने वाले दिन मध्य प्रदेश के लिए बहुत बेहतर होंगे। सरकार का काम सिर्फ निगरानी करना है। पीपी मोड की हम बात करें, अब सरकारें काम दूसरे से कराती, सिर्फ निगरानी करती है। तो इस पूरे मुद्दे पर हम उम्मीद करते हैं कि उद्योग के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का स्वर्णिम अध्याय अब तेजी से शुरू होगा या हम उस पूरे मामले में उभर कर आएंगे। तो एजेंडा में आज सिर्फ इतना ही। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। नवनीत जी आपका साधुवाद, विश्वकर्मा जी आपका बहुत धन्यवाद और श्री रमेश शर्मा जी आपका बहुत साधुवाद के आपने इस चर्चा में लिया। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।